So welcome back to my channel Concepts in Detail. I hope you all are doing good and my videos are helping you all. So आज हम करेंगे 8th chapter of our microeconomics that is concepts of cost. तो जिन्होंने भी सबसे पहले मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और जो इस वीडियो को भी जो है लाइक ज़रूर करना. स्टार्ट आवर चैप्टर दैट इज़ कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट. सो बेसिकली सबसे पहले जो है इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि जो हम वो कॉस्ट है वो होता क्या है. ठीक है. सो बेसिकली कॉस्ट जो है ये कि जो हम अपनी जेब से जो है वो खर्च करते हैं वो पैसा होता है जो हम अपनी जेब से खर्च करते हैं किसी भी अपने जैसे अब फॉर एग्जांपल कॉस्ट होती क्या है जिसको आपने इमेजिन कर जो है अपना पूरा चैप्टर जो है वो आपने समझना है. ठीक है. सो बेसिकली कॉस्ट जो है वो आपकी तब मायने आती वो पैसा आपका तब कॉस्ट कहलाता है जब आप वो पैसा अपनी जेब में से खर्च कर है उस चीज़ को अपने बिजनेस में लगा रहे हो. ठीक है. फॉर एग्जांपल देखो आप जो है एक चीज़ एक पेन बना रहे हो अपना. अगर हम सबसे इजी एग्जांपल देखें आप एक पेन बना रहे हो अपना तो पेन बनाने के लिए आपको जो है एक लेबर चाहिए. अगर आप जो है अपना काम खुद कर नहीं सकते आपने एक लेबर ली लेबर से काम करवाया. ठीक है. उस पेन का जो है आपने रॉ मटेरियल भी ख़रीदा है ना. सीधा पेन नहीं ना बन सकता आपने उसके लिए रॉ मटेरियल भी तो ख़रीदा. तो वो रॉ मटेरियल वगैरह ख़रीदने के लिए लेबर को पैसे देने के लिए जो आपने सारे पैसे खर्चे वो आपकी कॉस्ट मानी जाएगी. समझ लगी. फॉर एग्जांपल आपने 2 रुपये का जो है वो रॉ मटेरियल ख़रीदा और आपने 1 रुपये जो है वो लेबर को दिया तो आपकी जो है टोटल कॉस्ट कितनी चल रही है 3 चल रही है ना. नो डाउट आपकी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह या फिर आप किसी अगर रेंट पे काम कर रहे हो वो भी आपकी कॉस्ट में ही आएगा. बट मैं अगर आपको ऊपर से बताऊँ तो ये चीज़ जो है आपकी कॉस्ट कहलाएगी. तो आपने ये जो है अपने दिमाग में लेके चलना है कि कॉस्ट जब भी वहाँ पे आएगी तो कॉस्ट का मतलब होगा हमारा पैसा जो हम अपनी जेब से लगा रहे हैं. ओके. तो आपने ये कॉस्ट को जो है वो सोच के चलना है. सबसे पहला आ रहा है जो आपका फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन में दैट इज़ व्हाट कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट की कॉस्ट क्या होती है. ठीक है. तो यहाँ पे देखो कहते हैं जब भी आप कोई गुड्स प्रोड्यूस करने वाले हो. ठीक है. तो फर्म को क्या होना पड़ता है कुछ उसके लिए इनपुट चाहिए होते हैं ना. विदाउट इनपुट जो है कोई भी चीज़ जो है हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते. तो अगर हम कहते हैं ब्रॉडली देखें तो 2 इनपुट्स जो है मतलब मोटा मोटा अगर हम देखें तो मेनली हमको सिर्फ 2 इनपुट्स चाहिए. कौन कौन से इनपुट्स चाहिए उसमें से जो हमें इनपुट्स हैं फर्स्ट जो हमारा इनपुट है दैट इज़ फैक्टर इनपुट. कौन से होती है. एक हमें लैंड चाहिए होती. ठीक है. दूसरा हमें लेबर चाहिए होती है. थर्ड कैपिटल मींस कुछ अमाउंट और या फिर मशीनरी वगैरह. ठीक है. ये कैपिटल चाहिए होगा. दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए होगी हमें है ना. तो ये चारों चीज़ें जो हैं आपके फैक्टर्स में आती हैं. ओके. तो दूसरा जो है आपका फैक्टर आता है ये होता है आपका फर्स्ट है फैक्टर इनपुट. दूसरा जो आपका आएगा नॉन फैक्टर इनपुट. नॉन फैक्टर इनपुट मीन्स जो आपका रॉ मटेरियल में आ जाता है. ठीक है. कुछ भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए करने के लिए आपको ये 2 इनपुट्स जो हैं वो चाहिए ही चाहिए. इन अ ईजी वे कॉस्ट क्या होती है. कॉस्ट एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो एक प्रोड्यूसर करता है सारे इनपुट्स पर जो है वो अपना एक्सपेंडिचर करता है जिसमें क्या हो एक गिवन आउटपुट आ सके कमोडिटी की. ठीक है. समझ लगा. आई होप ये आपको कंसेप्ट क्या होता है कॉस्ट का वो समझ लग गया होगा. मीन्स जो मैंने आपको पेन के एग्जांपल लेके बताया वही इन्होंने जो है एक रिटन वे में लिखा है. और 2 तरह के फैक्टर जो अब आपको पता चल गए होंगे. एक फैक्टर्स इनपुट और दूसरा नॉन फैक्टर इनपुट्स. ठीक है. तो आगे देखो उन्होंने एक आपको छोटी सी डेफिनेशन देने की ट्राई की है जिसमें लिखा है कॉस्ट ऐसी एक्सपेंडिचर है जो कि एक प्रोड्यूसर करता है. कॉस्ट वो भी अब हम आगे पढ़ेंगे कि एक्सप्लिसिटी और इम्प्लिसिटी का मतलब क्या होता है. ठीक है. ऑन द फैक्टर जैसे कि नॉन फैक्टर इनपुट्स फॉर अ गिवन आउटपुट. ठीक है. एक आउटपुट के लिए किसकी एक कमोडिटी के आउटपुट के लिए जो है वो खर्चा करता है. ठीक है. अब आगे हम देखेंगे एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है. ठीक है. ध्यान से देखना. अब देखो एक्सप्लिसिट जो है वो सबसे पहले हम देखेंगे कॉस्ट कौन सी होती है. मैं यहाँ पे जो है आपको बताती हूँ थोड़ा सा जूम करके. ठीक है. तो बेसिकली क्या होगा जो आपकी कॉस्ट होती है. ठीक है. कॉस्ट जो होगी वो आपकी 2 टाइप्स की होगी. ठीक है. दैट इज़ एक्सप्लिसिट. ठीक है. और दूसरी होगी इम्प्लिसिट. ठीक है.
तो एक्सप्लिसिट क्या होता है, ठीक है। एक्सप्लिसिट वो कॉस्ट होती है जो हम आउटसाइड जो है मार्केट में जाकर जो है हम पैसे खर्च करते हैं, ठीक है। कहते हैं अब क्या होता है, आप क्या करते हो, काफ़ी सारे इनपुट्स ऐसे होते हैं जो आप हायर करते हो, है ना। हायर मतलब या तो आप जैसे लेबर को हायर कर रहे हो थोड़ी देर के लिए, है ना, ले रहे हो, या फिर लैंड को रेंट पे ले रहे हो थोड़ी देर के लिए, है ना, या तो आप ख़रीदते हो, ठीक है, या तो आप उसको परचेज़ करते हो, ठीक है, या तो आप उसको परचेज़ करते हो या फिर आप उसको हायर करते हो। वो होती है उस टाइम जो आप पैसे खर्च करते हो वो आपकी होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी अब आप आउटसाइड जो है वो खर्चा करोगे, अपना एक्सपेंडिचर करोगे, जैसे कि लेबर के लिए, है ना, लेबर सर्विसेज, ठीक है। दूसरा आपका हो सकता है कौन सा, ठीक है, फ्यूल वगैरह, है ना, या ट्रांसपोर्टेशन, है ना, ट्रांसपोर्टेशन होगी आपकी, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, ठीक है, और पावर, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है आप किस पे खर्च करते हो, आउटसाइड, है ना, मतलब तो ये होती है आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब आपकी जो बुक पे है थोड़ा डिफ़िकल्ट लिखा है, मैं आपको बोलती हूँ, आप जो है उसको साथ साथ लिखो, ठीक है। सो देखो यहाँ पे आप ऐसा स्टार्ट करो, सो पेन उठाओ अपना और साथ में नोट्स बनाओ। अब लिखो मैनी इनपुट्स आर बॉट और हायर्ड बाय द फर्म, ठीक है। आगे है द मॉनेटरी पेमेंट्स विच अ फर्म्स मेक टू दोज आउटसाइडर्स हु सप्लाई लेबर सर्विसेज मटेरियल फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज पावर एंड सो एक्सेट्रा एंड सो ऑन आर कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। वो सारी चीज़ें, मतलब हिंदी तो मैंने आपको वो सारी समझा दी है, ठीक है। नेक्स्ट अब आपका आता है इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है। वो कहते हैं अब क्या होता है कि काफ़ी सारे इनपुट्स ऐसे होते हैं जो आप मार्केट से नहीं खरीदते या नहीं खरीद सकते, है ना, तो आप क्या करते हो, उसको सेल्फ एम्प्लॉयडली यूज़ करते हो। तो फर्म को कहते हैं ज़रूरत नहीं पड़ती, या इंसान को या प्रोड्यूसर को ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो जाकर जो है बाहर से वो चीज़ खरीदे। फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं वो अगर उसके पास खुद की अपनी लैंड है, ठीक है, और उस पर ही वो सारा काम कर रहा है ना, तो वो जो चीज़ उसने बाहर रेंट पे ख़रीदने के लिए पैसे खर्च करने थे वो उसके पास है, तो वो इसी को जो यूज़ कर रहा है, तो ये होगी आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। जैसे लेबर, है ना, लेबर आपने बाहर से हायर करने की बजाय आपने क्या किया, खुद के ही जो है फैमिली मेम्बर्स जो है इसी में ही आपने लगा दिए, है ना, तो वो होगा आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये आपकी बुक में इजी लिखा है, तो आप यही वाला जो है आगे कैरी ऑन कर सकते हो, है ना। आगे इसमें ये भी लिखा है, कहते इसमें जो है प्रोड्यूसर को जो क्या है वो पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना, बट कहते ये अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये मतलब ये अपनी अपॉर्चुनिटी लूज़ कर रहा है, ठीक है। अब क्या हो सकता है, ये प्रोड्यूसर, इसके पास जो ये वाली लैंड है वो किसी दूसरे को देकर जो है इस पे से पैसा कमा सकता था, है ना, तो वो वाली उसकी जो अपॉर्चुनिटी है पैसे कमाने की, वो जो है वो लॉस हो सकती है, ठीक है, वो जो है खाली जा सकती है, ठीक है। जैसे लेबर, अब उसके पास जो घर वाले बंदे हैं वो कहीं और जाके काम करते हैं ना, तो उनको पैसा आता, तो वो कहते हैं कि उससे वो वाली अपॉर्चुनिटी जो है वो चली जाती है ना। तो ये होती है आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो बल्कि आप मतलब आप कॉस्ट तो आपकी पड़ रही है ना ये भी, क्योंकि आपको पैसा आना था बट अब वो पैसा नहीं आ रहा है ना, नो डाउट आपके पैसे बच रहे हैं बट आपको जो है वो पैसे इससे मिलने भी थे, तो ये आपकी कॉस्ट होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। और ऐसे याद कर लो ना, एक्सटर्नल वो चीज़ बाहर जाएगी तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी, और ये अंदर ही रहेगी तो इम्प्लिसिट कॉस्ट होगी, ठीक है। आई होप ये आपको दोनों जो है वो समझ लग गए होंगे। नेक्स्ट अब हम अपना करते हैं, तो आगे देखो टोटल कॉस्ट हमारी क्या होती है, टोटल कॉस्ट होती है हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट को प्लस करेंगे जब हम इम्प्लिसिट कॉस्ट, मतलब दोनों कॉस्ट को प्लस कर जो हमारी कॉस्ट आती है उसे हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट, ठीक है। कहते हैं जो कॉस्ट होती है वो ऑलवेज मेजर्ड होती है एज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं हम अपनी जो कॉस्ट है इकोनॉमिक्स में उसे हम मेजर करते हैं। अब देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो क्या होती है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं किसी भी प्रोडक्ट की,
ठीक है। कहते हैं ये वाली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम कैसे मेजर करते हैं, हम मेजर करते हैं इन टर्म्स कि हमने जो है कौन सी चीज़ हमने सेक्रीफाइस की है अगर एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। ध्यान से समझना। फॉर एग्जांपल पास एक लैंड है, ठीक है, 1 हेक्टेयर की, ठीक है। मैं उस पर जो है एक वीट भी ग्रो कर रही हूँ और एक ग्राम भी ग्रो कर रही हूँ, ठीक है, ग्रो करवा रही हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये दोनों ग्रो करती हूँ, बट मैंने क्या किया, इस बार ग्राम जो है वो मैंने ग्रो नहीं किया, ठीक है। ग्राम मैंने ग्रो नहीं किया, मैंने सिर्फ वीट ग्रो किया। और ग्राम ग्रो करने की कॉस्ट कितनी थी, 1000 थी, या प्राइस इसका 1000 था, ठीक है। तो इस बार मैंने इसको ग्रो नहीं किया, तो मेरी वीट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आएगी, 1000 आएगी, क्योंकि मैंने इसके लिए मैंने कितने अमाउंट को जो है वो सेक्रीफाइस किया है। वो कैसे पता चलेगा, मतलब ऐसे पता चल गया कि मैं कितनी की अमाउंट की दूसरी चीज़ सेक्रीफाइस कर रही हूँ इसके लिए, है ना। तो इसकी अपॉर्चुनिटी कितनी आएगी, 1000 आएगी। क्यों, क्योंकि मैंने इसके लिए, इस वीट के लिए मैंने इस 1000 को जो है वो सेक्रीफाइस किया। ओके, तो यही चीज़ आपने लिखनी है। आई होप आपको जो है ये अच्छे से समझ लगी होगी। यहाँ से तो आप इजीली पढ़ सकते हो, बस आपको इसका मैंने मीनिंग क्लियर कराना था, दैट आई हैव डन ऑलरेडी। ओके, सो आगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है उन्होंने भी आगे ये लिखी, 2 तरह की होगी, अपॉर्चुनिटी एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। आगे इनका डिफरेंस भी जो है आप कर लेना, ठीक है। एक्सप्लिसिट की एग्जांपल उन्होंने लिखी हुई है कि जो है हम वेज पे कर रहे हैं वर्कर्स को और पेमेंट्स कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल का, ये पेमेंट हमारी बाहर जा रही है, आउटसाइड जा रही है, तो ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट हुई। और यहाँ पे देखो इम्प्लिसिट का मतलब फिर जो मतलब वो वाली कॉस्ट हो गई कि हाँ कि हम मेरे पास ये बिल्डिंग था, तो ये बिल्डिंग मैं खुद यूज़ कर रही हूँ, अगर पर ये मैं बाहर रेंट पे देती तो मुझे इतना पैसा मिलता। तो हम एस्टिमेटेड कॉस्ट कर रहे हैं अपनी बिल्डिंग की, और एस्टिमेटेड कॉस्ट कर रही हूँ कि मैंने अब कैपिटल भी अपना खुद ही लगाया, बट अगर मैं किसी को दे देती अपना पैसा वगैरह तो मुझे उस पर इंटरेस्ट मिलता, तो एस्टिमेटेड इंटरेस्ट इतना होता, तो वो इतनी कॉस्ट मैंने डाली है इम्प्लिसिट में। ओके, तो आगे आपको एग्जाम्पल दी है कि वो सेम बातें वही बार बार है, तो ये आप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट अब आपको यही चीज़ें समझाई हैं, ये सारी इजी हैं, बस आपको मीनिंग जो है वो क्लियर होना चाहिए, जो ऑलरेडी मैंने कर दिया है। नेक्स्ट है सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। इसमें देखो क्या होता है, तो सेलिंग कॉस्ट कहते क्या होती है, डिफरेंट होती है किससे, प्रोडक्शन कॉस्ट से, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट वो एक्सपेंडिचर होता है जो एक प्रोड्यूसर करता है एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ हिज प्रोडक्ट, ठीक है, कि वो अपनी सेल को या फिर अपनी सेल को प्रमोट करने के लिए वो जो भी अपने एक्सपेंडिचर करता है उसे हम बोलते हैं सेलिंग को। जैसे फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट के लिए, है ना, मैं अपने प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट पे पैसा लगा रही हूँ, तो मैं सेलिंग कॉस्ट पे लगा रही हूँ, है ना, मतलब मेरी सेलिंग कॉस्ट जा रही है। वो प्रोडक्शन कॉस्ट नेम से क्लियर हो रहा है कि जो एक प्रोड्यूसर या एक फर्म जो है पैसा खर्चती है या एक्सपेंडिचर करती है कब के टाइम पे, अपनी इनपुट को प्रोड्यूस करने के टाइम पे। जो है सेकंड हमारा टॉपिक आता है, दैट इज़ शॉर्ट रन कॉस्ट एंड शेप शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व। तो यहाँ से जो है आपका मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो आपने जो है ध्यान से चैप्टर ये सुनना है साथ साथ, और हो सके कहीं पे कोई बात नहीं समझ लग रही तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। देखो, शॉर्ट रन कॉस्ट वो कॉस्ट होती है, ठीक है, जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं किस पर, अपने सम फैक्टर्स पर। कौन कौन से फैक्टर्स पर अब हम एक्सपेंडिचर करते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट में, वो होते हैं हमारे फिक्स फैक्टर और दूसरा होता है हमारे वेरिएबल फैक्टर्स, ठीक है। तो कहते हैं जब भी हम शॉर्ट रन कॉस्ट में जो है 2 कंपोनेंट आते हैं, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट, है ना। जब भी कहते हैं एक्सपेंडिचर फिक्स्ड फैक्टर्स पे होगा उसे हम फिक्स्ड कॉस्ट बोलेंगे, हमारा एक्सपेंडिचर वेरिएबल फैक्टर्स पर होगा उसे हम बोलेंगे हमारी वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तो टोटल कॉस्ट हमारी किससे आती है, TFC, ठीक है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को प्लस करो किससे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। अब देखो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती हैं, ठीक है। अब फिक्स्ड कॉस्ट देखो, कहते फिक्स्ड कॉस्ट वो वाली कॉस्ट होती है जो कॉस्ट रिलेटेड होती है हमारे फिक्स फैक्टर्स से, ठीक है। जब भी हम किसी फिक्स फैक्टर्स का यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करने के लिए जब हम कोई एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, तो फिक्स्ड कॉस्ट कौन कौन सी होती है, अब ध्यान से सुनना। देखो अब जो क्या होती है हमारे
फिक्स्ड फैक्टर होता है ना, ठीक है, फिक्स्ड फैक्टर क्या होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है ना, एज वी नो फ्रॉम इट्स नेम कि फिक्स्ड है तो मतलब वो चेंज नहीं होगा, है ना। तो ये जो फिक्स फैक्टर है वो चेंज नहीं होते, मींस अगर हमारी आउटपुट इंक्रीज़ भी हो रही है, मींस अगर हम प्रोडक्शन ज़्यादा भी कर रहे हैं, है ना, प्रोडक्शन अगर हम अपनी इंक्रीज़ कर रहे हैं तो फिर भी ये जो हमारे फिक्स्ड फैक्टर हैं वो सेम ही रहेंगे। फॉर एग्जांपल लैंड, ठीक है, जैसे लैंड है, अब अगर आपके पास 2 एकड़ जो है वो लैंड है ना, तो चाहे आप उस पर प्रोडक्शन 100 से करो, 100 केजी की करो या कितनी भी क्विंटल वगैरह की करो, है ना, वो जो आपकी लैंड है वो फिक्स्ड ही रहेगी। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप प्रोडक्शन अगर इंक्रीज़ कर रहे हो तो आपकी लैंड भी अपने आप इंक्रीज़ हो रही है, नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो लैंड आपकी फिक्स्ड रहेगी। तो आप ये वाली चीज़ को दिमाग में रखकर आगे अपनी इलस्ट्रेशन देखना कि इन्होंने क्या समझाने की कोशिश की है, ठीक है। कहते जब आपकी आउटपुट ज़ीरो भी होगी ना, मीन्स आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो भी आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स्ड ही रहेगी, ठीक है, तो भी आपकी फिक्स कॉस्ट वो होगी, चाहे आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, चाहे आपकी प्रोडक्शन ज़ीरो के बराबर है। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो लैंड चाहे अपनी है चाहे वो किसी की है ना, इम्प्लिसिट कॉस्ट तो उस पर पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे वो लैंड आपने रेंट पे ली है चाहे वो अपनी है, उस पर जो है वो कॉस्ट तो आएगी ही आएगी, है ना। अगर आप अपनी ले रहे हो उस पर आप प्रोडक्शन कोई ज़ीरो कर रहे हो, है ना, तब आपकी अपनी लैंड है तो आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट पड़ेगी, वरना कोई और ले लेता ना, उस पर आपको रेंट आ जाता, तो आपकी वो कॉस्ट पड़ रही है। ऑन द अदर हैंड अगर आपने किसी से रेंट पे लिया और उस पर भी आप ज़ीरो प्रोडक्शन करें, कोई प्रोडक्शन नहीं करे, कोई आपकी आउटपुट नहीं आ रही, तो भी आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो उतनी ही रहेगी, क्योंकि इससे प्रोडक्शन को कोई लेना देना नहीं है फिक्स कॉस्ट का कि हाँ कितनी प्रोडक्शन आप हो रहे हो तभी आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने अपनी कारपेट की आपकी एग्जाम्पल ली है, कहते आपने क्या किया है, एक जो है कारपेट की मशीन लगाई है, ठीक है, वो क्या करती है 6 कारपेट जो है वो एक दिन में बनाती है, ठीक है, और आपने उसको पर डे के हिसाब से 500 रुपये पर हायर किया गया है, ठीक है, कि आपको जो है उसको 500 रुपया दिन का देना पड़ेगा और वो 6 कारपेट एक दिन में बनाएगी, ठीक है। कहते ओब्वियसली है जो 500 रुपया उसका पर डे का है जो वो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है ना, कि आपको इतनी देनी ही देनी है, ठीक है। प्रोड्यूसर जो है, अब प्रोड्यूसर को जो है वो पैसा देना ही देना पड़ेगा, 500 रुपया पर दिन का देना ही देना पड़ेगा, चाहे वो दिन के 6 कारपेट बनाए, ठीक है, चाहे वो दिन के कोई भी कारपेट ना बनाए, ज़ीरो कारपेट बनाए, ठीक है, तो भी उसको अपनी फिक्स्ड कॉस्ट 500 रुपया देना ही देना पड़ेगा, ओके। तो ये होती है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। इसके अब नाम देख लेना क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, है ना, तो इसके आप नाम देख लेना सो दैट कि आप अपने एमसीक्यूज इजीली कर सको। साथ में मैं आपको डे वाइज अगर आप चाहते हो कि मैं हर दिन एक ना एक आपको पोल टाइप क्वेश्चन दे दिया करूँ तो आप कमेंट में बताना। तो आगे देखो, तो इसको आप सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी बोल देते हो और आप इसको ओवरहेड कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी जो है आपको इसको बोल देते हो, ठीक है। तो ये थी आपकी फिक्स कॉस्ट। नेक्स्ट अब हम करेंगे इसका फिक्स कॉस्ट का टेबल, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट का टेबल भी करेंगे, देन इसकी कर्व भी करेंगे, मतलब कैसे आप इसको ड्रॉ करोगे। तो इसका टेबल देखो, आप आउटपुट ज़ीरो भी हमें चाहिए ना, क्योंकि जब ज़ीरो कोई भी आउटपुट आप नहीं कर रहे फिर भी आपकी जो है फिक्स कॉस्ट चलेगी। तो आप जो है 0 1 2 6 4 5 6 ये नंबर कर लो, यूनिट्स इतने आप प्रोड्यूस कर रहे हो, और ऑन द अदर हैंड जो आपकी फिक्स्ड और जो आपकी कॉस्ट है वो कितनी है, 10 की 10 ही रह रही है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट है वो 10 है, 10 पर डे आपको देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम इसका टेबल बनाएं, अब यहाँ पे देखो अपना जो है आपका टेबल कैसे फिगर आपकी जो है वो कैसे बन रही है, TFC ली है, अपनी टोटल फिक्स कॉस्ट ली है, और यहाँ पे अपना आपने आउटपुट लिया है, ठीक है। तो आप देखो कि आपकी जो आउटपुट है वो 0 1 2 3 4 5 6 है ना, और जो आपकी टोटल कॉस्ट है वो 10 ही है, फिर भी आपने जो है वो नंबर्स लेने हैं, चाहे आप 2 4 6 8 ले लो, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले लो, ठीक है। तो आपकी जो कॉस्ट है पैरेलल टू आपके एक्स एक्सिस ही रहेगी, मतलब कॉन्स्टेंट ही रहेगी, क्योंकि ये आपके फिक्स्ड कॉस्ट है, और आप इसको एक्सप्लेन भी कर लेना, ये कॉन्स्टेंट ही रहेगी, ठीक है। तो आपका आता है वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वो वाली कॉस्ट होती है, वो एक्सपेंडिचर होता है
जो हम करते हैं फॉर द यूज़ ऑफ वेरिएबल्स फैक्टर, जब हम किसी वेरिएबल फैक्टर्स का यूज़ करते हैं दैट टाइम हम जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसे हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल्स फैक्टर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल, ठीक है, वेजेस ऑफ द लेबर, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ओके, देन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज एक्सेट्रा, ये सारे आपके आ जाते हैं वेरिएबल कॉस्ट पे। ओके, इसे हम प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं और इसकी डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। आप इसके एक्स्ट्रा नेम जो है मैं अभी भी बोलती हूँ, इसको साथ साथ में याद कर लेना। ओके, इस ये वाली जो कॉस्ट है वो चेंज होती रहती है, ठीक है, फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है, बट जो वेरिएबल कॉस्ट है वो वेरी करती रहती है। जैसे जैसे आउटपुट जो है वो बढ़ती या फिर कम होती है, हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी जो है वो बढ़ती या फिर कम होती रहती है। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ, आप पेन प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, आप 2 लेबर के साथ 2 पेन प्रोड्यूस कर रहे हो। आपने कहा कि नहीं अब मैं ज़्यादा पेन प्रोड्यूस करूँगा, है ना, तो आपने क्या किया, अब जो है 4 लेबर कर दी, तो वो 4 अब क्या करेगी, 2 पेन और बना देगी, है ना। आपके वेरिएबल फैक्टर जैसे ही बढ़े, ठीक है, वेरिएबल फैक्टर आपका जैसे ही बढ़ा, कॉस्ट आपकी जैसे ही बढ़ी, वेरिएबल कॉस्ट, साथ में आपकी प्रोडक्शन, या फिर आप ऐसे देख लो कि जैसे ही आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई, आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज़ हुई साथ में। और ऑन द अदर हैंड जब आपकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, है ना, कि आपने अब सिर्फ 1 ही पेन बनाना है, तो आप कहोगे कि मैं 4 लेबर लगाकर क्या करूँगा, है ना, मैं तो वेस्ट कर रहा हूँ, है ना, अपना एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, अपनी लेबर भी कम कर दोगे, अपनी वेरिएबल कॉस्ट भी कम कर दोगे। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का पॉजिटिव रिलेशन है, किसका, वेरिएबल कॉस्ट का और आपकी प्रोडक्शन का, ठीक है। तो ये चेंज होती जाएगी जैसे जैसे आपकी जो है प्रोडक्शन इंक्रीज़ और फिर डिक्रीज़ होगी, बट ऐसा नहीं होगा किसमें, फिक्स्ड कॉस्ट भी, ठीक है। कहते जब आप आउटपुट आपकी ज़ीरो है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी ज़ीरो ही रहेगी। ऐसे नहीं होगा कि अब आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती रहेगी अगर आप ज़ीरो प्रोडक्शन कर रहे हो। कैसे? अगर आप पेन जो है वो प्रोड्यूस ही नहीं करोगे तो आप लेबर भी क्यों लगाओगे, लेबर भी आप नहीं लगाओगे, है ना। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भी नहीं दोगे, आप ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप अभी कोई प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे। ओके, तो ऐसे चलती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट और आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट का भी जो है, अब देखो वेरिएबल कॉस्ट का जो है वो डायग्राम कैसे बनता है, ठीक है। ये देखो आपके वो सेम यूनिट्स ऑफ आउटपुट चलेंगे 0 1 2 3 4 5 6, और इस बार जो होगा वो 0 पर जो है आपकी कोई भी प्रोडक्शन, कोई भी कॉस्ट नहीं चलेगी, है ना। जैसे हमने देखा कि अगर आपकी कॉस्ट 0 है, आउटपुट 0 है, तो आपकी कॉस्ट भी है वो वेरिएबल वाली नहीं लगेगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो कि अगर आपकी जो है वो क्वांटिटी या प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी। और साथ में ऐसे अपनी टेबल के साथ ना ऐसे फिगर ड्रॉ कर लेना, सो दैट का आपको पूरा जो है वो टॉपिक पढ़ना ना पड़े, आपको ये देख के पता चल जाए कि आपने कैसा रिलेशन जो है वो दिखाना है। और अगर आपकी क्वांटिटी या प्रोडक्शन डिक्रीज़ होगी तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी जो है वो डिक्रीज़ होगी। देखो जब वो 0 थी तो 0 होगी, तो है आप एग्जैक्टली ऐसे ही याद करना। क्यों? क्योंकि आपने जो है ये वाली चीज़ जो आगे आपके बड़ी ज़्यादा काम आएगी। ओके, तो बहुत 10 10 10 ही है, ये आपकी चलेगी 0 10 18 24 28 32 38, साथ साथ में इसको याद करते रहना, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो, अब इसका टेबल कैसा बनेगा, सो आपका इसकी कर्व कैसे बनेगी, साथ में टेबल में देखते रहना। देखो आप अपने टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिखा रहे हो और यहाँ पे आप अपनी आउटपुट दिखा रहे हो, मीन्स यूनिट दिखा रहे हो, ठीक है। तो जब आपकी कॉस्ट 0 है तब आपकी आउटपुट भी 0 है ना। जब आपकी कॉस्ट 1 हुई तो आपकी देखो वेरिएबल को, जब आपकी आउटपुट 1 हुई तो आपकी कॉस्ट भी देखो 10 हो रही है। जब आपकी कॉस्ट सेकंड नंबर पर 18 हुई तो जैसे ही आपकी कॉस्ट 2 हुई, आपकी जो है वेरिएबल कॉस्ट आपकी 18 हो गई। जैसे ही देखो आपने 3 से किया, अब आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 24 हो रही है, ठीक है, इधर आ गई। जैसे आपने यूनिट 4 की तो वो 28 हो गई। जैसे 5 यूनिट हुई आपकी तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी 32 इंक्रीज़ हो रही है। जैसे जैसे वो 6 हो गई तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी जो है वो 38 हो गई, ठीक है। बस आपने अपनी सारी डॉट्स को जो है वो कनेक्ट जो है वो कर लेना है।
ठीक है। तो ये देखो आपकी जो है वो जैसे जैसे आपकी वो इंक्रीज़ हो रही है, अब आपकी कॉस्ट प्रोडक्शन, वैसे वैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज़ हुई, इसलिए ये जो है कर्व अपवर्ड स्लोप में है, क्योंकि ये पॉजिटिव रिलेशन जो है वो दिखा रही है। अब आपने ये टेबल जो है वो एक्सप्लेन भी कर देना है। डिफरेंसेस तो सारे आपके मेजर हैं, वो आपने भूलने नहीं है, सेम चल रहा है। नेक्स्ट देखो, अब आपका है बिहेवियर ऑफ, अब सभी को जो है हमने इकट्ठे चलना है, ठीक है। किसका, वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट को भी साथ लेके चलना है, वेरिएबल कॉस्ट को भी साथ लेके चलना है, और टोटल कॉस्ट को भी साथ में चलना है, ठीक है। इन सब ने अब अपनी टोटल कॉस्ट दिखानी है विद द हेल्प ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब ये जो है आपने सभी को तीनों को लेके इकट्ठे बनानी है ना। अब देखो टीसी के लिए, अब हम देखो टोटल कॉस्ट के लिए हमने टेबल कैसे बनाएंगे। एग्जैक्टली यूनिट आपके सेम चलेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी एग्जैक्टली सेम चलेगी, वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी एग्जैक्टली सेम बनेगी, और जो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी वो इन दोनों को जो है प्लस कर 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 जो है आपने अपनी टोटल कॉस्ट जो है वो बतानी है, ठीक है। तो ये देखो 10 आ गई, 20, 28, 34, 38, 32, 48, ठीक है। अब जो आपका जो है वो स्लोप बनेगा वो दोनों टीसी और तो वेरिएबल कॉस्ट वो क्या बनेगी, को मतलब पैरेलल बनेगी। जैसे ये इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी ऐसे इंक्रीज़ होगी, तो इन दोनों में जो गैप चलेगा पैरेलल का चलेगा। क्यों, क्योंकि देखो ज़रा ध्यान से देखो, इन दोनों में सेम गैप चल रहा है, 10 का गैप चल रहा है ना, क्योंकि हम इसमें 10 प्लस कर रहे हैं ना फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में। तो इस देखो 10 का गैप चलेगा, तो दोनों जो है आपकी ऐसी पैरेलल जो है वो चलेगी, कांस्टेंट चलेगी, ठीक है। एक दूसरे के साथ जो है वो सेम डिफरेंस चलेगा, और जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो ऐसे एक जगह पे जो है वो फिक्स चलेगी। अब देखो इसको कैसे बनाना है, ये देखो अब आपका स्लोप साथ में टेबल में जो है आपने देखते रहना है। यहाँ पे आप टीसी, टीबीसी और टीएफसी दिखाओगे, आपने अभी नंबरिंग कर लेनी है 50 तक, और यहाँ पे 6 तक जो है आपके आउटपुट्स चल रहे हैं। सबसे पहले 10 पे जो है आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ गई कांस्टेंट। देन आप बनाओ सबसे पहले अपनी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बना ली। अब आप वेरिएबल कॉस्ट आपने अभी बनाई एग्जैक्टली सेम, और इसके ऊपर देखो जब आपकी कॉस्ट 0 है तो आपकी टीसी कितनी जा रही है, 10 जा रही है, टोटल कॉस्ट आपकी 10 जा रही है। क्योंकि मैंने बताया ना जब आपकी वो क्या होगी, अगर आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो भी जो है आपकी कॉस्ट जो है वो खर्च होगी। क्यों, क्योंकि हम टोटल कॉस्ट बता रहे हैं ना, तो टोटल कॉस्ट आपकी खर्च होगी, क्योंकि आपने रेंट वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो आपको देनी ही पड़ती है। इसलिए आपकी कभी भी कॉस्ट जो है, अगर आप किसी भी बिज़नेस में हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी जो कॉस्ट है वो भी ज़ीरो चल रही है, अगर आप प्रोडक्शन भी ज़ीरो कर रहे हो, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। और ये देखो इन दोनों में 10 का गैप है, तो ये एग्जैक्टली जो है वो एक दूसरे के उसके साथ चल रही है, पैरेलल बना रहे हैं ये दोनों, ठीक है। तो आपकी अगर पैरेलल बन रही है तो मीन्स आपने जो है वो ठीक बनाया है, ओके। तो आपकी जो है अब टोटल कॉस्ट का कर्व भी जो है वो हमने बना लिया है। अब इसको एक्सप्लेन ज़रूर कर देना, बिकॉज विदाउट एक्सप्लेनेशन योर आंसर विल नॉट कंप्लीट। देखो अब आपका जो है यहाँ तक आपका टोटल कॉस्ट वगैरह वाला सारा कुछ हो गया। अब आपका जो है वो टोटल कॉस्ट के बाद जो है वो दूसरा टॉपिक आ रहा है, दैट इज़ एवरेज कॉस्ट, ठीक है। एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट तो हमें अभी बिजनेस में पता चल रही है कि हाँ हम टोटल इतना खर्चा कर रहे हैं। अब आपका छोटा बिजनेस है तो आप टोटल कॉस्ट का जो है वो खर्चा अपना देख रहे हो, बट व्हाट इफ़ आपका जो है इतना बड़े लेवल पर, इतना बड़े स्केल का अगर बिजनेस हो तो आप जो है अपनी टोटल कॉस्ट नहीं देख पा रहे हो। तो क्या करते हैं, एवरेज कॉस्ट को तब यूज़ करते हैं, मीन्स ऑन एन एवरेज आप पर यूनिट के हिसाब से जो है वो कितना खर्चा कर रहे हो। अब ध्यान से देखो एवरेज कॉस्ट का कंसेप्ट, ठीक है। अगर तो आपको यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो पहले आप इस वीडियो को पॉज कर कर उतना जो है अपना टॉपिक प्रिपेयर कर लो, देन अब आप फर्दर जो है एवरेज कॉस्ट को पढ़ो, ओके। अब एवरेज कॉस्ट को देखेंगे, कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट हमारी कितनी आ रही है, ओके कि पर यूनिट के अकॉर्डिंग, पर आउटपुट के अकॉर्डिंग हम जो है अपना कितना खर्चा कर रहे हैं, कितनी कॉस्ट ले रहे हैं, वो हमें कौन बताता है, एवरेज कॉस्ट बनाती है, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ओके। जैसे इन्हें देखो एग्जाम्पल में बताया है कि आप जो है
कि आप जो है टोटल कॉस्ट प्रोड्यूस कर रहे हो कितनी, 6 यूनिट्स की कमोडिटी की, ठीक है। और वो 6 की 6 कितने की पड़ रही हैं आपको, 48 की पड़ रही है। अब यहाँ आपने अगर देखिए कि एक यूनिट हमें कितने की पड़ी, तो आप ऐसे ही एवरेज निकालते हो ना कि 48 को 6 से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट हमें कितनी पड़ी है, 8 रुपीज़ की पड़ रही है ना। तो ये हमारी एवरेज निकल गई कि हमारी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट में हम 8 रुपये खर्च कर रहे हैं ना। हमें टोटल पता है कि हाँ हम टोटल खर्चा जो है वो 48 रुपये का कर रहे हैं, बट 8 में से हम 1 पर कितना खर्च कर रहे हैं तो वो हमें एवरेज निकाल कर पता चलेगा। यहाँ तक पता लग गया। अब एवरेज कॉस्ट होती क्या है। अब एवरेज कॉस्ट का जो है वो डायग्राम देखने से, टेबल देखने से पहले आप सीधा जो है इस पे जंप करो, इसी पे जो है आपको समझ लगेगी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट से, ठीक है। तो जैसे अब हमने टोटल कॉस्ट का किया था, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दैन टोटल वेरिएबल कॉस्ट और फिर देन हमने टोटल कॉस्ट की थी। इसी तरह हम जो करेंगे एवरेज के केस में करेंगे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, देन एवरेज कॉस्ट। ओके, तो ये सभी चीज़ें हम करेंगे, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बस आपने टॉपिक वाइज जो है अपनी प्रेपरेशन करनी है, ठीक है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में देखो अब क्या होता है, पहले डेफिनेशन उसकी लिख दी, देन उसका फॉर्मूला लिख देना है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को जब हम क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो तब हमारी आ जाएगी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। अब देखो डायग्राम देखो, वो चीज़ सेम चलेगी, ठीक है। हमें पता है अब हमारी फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, 10 10 10 चल रही है और हमारी आउटपुट जो है वो 8 चल रही है ना। तो वही एग्जैक्ट फॉर्मूला लगाकर हमने अपनी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लेनी। क्या फॉर्मूला है हमारा एवरेज कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट हमारी कितनी है 10, उसको डिवाइड करना है 1 से, तो हमारा आंसर 10 आ जाएगा। टोटल कॉस्ट को जब हमने 10 से डिवाइड किया, 10 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा आंसर 5 आ गया। अगला आप देखो 3 है और 3 को जब हमने 10 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 3.3। देन 4 है, 4 को 10 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 2.5। देन 5 को 10 से डिवाइड किया तो आंसर 2 आ गया। 6 को 10 से डिवाइड किया तो आंसर 1.67 आ गया। 7 को 10 से डिवाइड किया और ये आगे फर्दर ऐसे चलता जाएगा। ओके, तो ये था अब आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालने का वे। यही टेबल आपने एक्सप्लेन कर देना है, फॉर्मूले के साथ हमने किया है। अब इसमें हमें क्या पता चल रहा है, ध्यान से ये लाइन देखो मैंने जो अंडरलाइन की है कि एवरेज कॉस्ट गोज ऑन डिमिनिशिंग एज आउटपुट इंक्रीजेस, कि जो हमारी आउटपुट है, कहते जो हमारी एवरेज कॉस्ट है वो कम हो रही है एज वी आर इंक्रीजिंग आर प्रोडक्शन। जैसे जैसे हमारी प्रोडक्शन देखो इंक्रीज हो रही है ना, इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे हमारी एवरेज कॉस्ट कम होती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, अब हम इसका रीज़न भी देखेंगे। सबसे पहले अब इसका हम स्लोप देखेंगे, कर्व देखेंगे, देन हम इसकी अब जो एक्सप्लेनेशन समझेंगे कि ऐसे डिमिनिशिंग रेट पर क्यों हो रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पे आपकी एज यूजुअल आउटपुट आ गई, यहाँ पे आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ गई, यहाँ पे नंबरिंग कर ली और यहाँ पे भी नंबरिंग कर ली। ओके, अब देखो जब आपकी जो फिक्स्ड यूनिट जब आपकी 1 थी, इस बार जो है आपने 0 नहीं लेनी क्योंकि आप एवरेज कॉस्ट के साथ डील कर रहे हो, है ना। मीन्स आप कुछ प्रोड्यूस करोगे तभी आपकी एवरेज कॉस्ट आएगी, तो आपने इसमें 0 नहीं लेना। ओके, तो जब आपकी कॉस्ट 1 थी, यूनिट 1 थी, तो आप कितनी कॉस्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, 10 जो है अब कोई अपनी एक्सपेंडिचर कर रहे थे। दैन जब आपने अपनी 2 यूनिट प्रोडक्शन की तब आपकी जो अब एवरेज कॉस्ट है वो एकदम से डिक्रीज़ हुई, कितनी 5 पे आ गई, है ना, एकदम से हाफ हो गई। जैसे आपने 3 की तो अब आपकी जो है वो कॉस्ट जो वो अब आ गई 3.3 आ गई, है ना। ऐसे करते करते आपने जो है सभी को जो है वो प्लॉट कर लेना है और इसको फिर देन जो है आपने ज्वाइन कर लेना है। अब ये देखो क्या नेगेटिव रिलेशनशिप दिखा रही है ना, ये नेगेटिव, साथ ही में इसके जो है आपने ये चीज़ बना लेनी है कि एज हमारी क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज़ होगी, ये साथ ही में बना ला। तो ये क्या दिखा रही है, नेगेटिव रिलेशन या फिर इन्वर्स रिलेशनशिप दिखा रही है, किसमें, क्वांटिटी में और हमारी एवरेज कॉस्ट में। ओके, समझ लगी यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे देखो अब मैंने एक लाइन इसमें एडिशन में यहाँ पे लिखी है, इट विल नॉट टच एक्स एक्सिस एज दैट वुड मीन 0 AFC विच इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज DFC कैन नेवर बी 0। कहते अब जो हमने ऐसे वाली लाइन बनाई है ऐसे होगी वो, है ना। कहते इट मीन्स दैट कि जो हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो कभी भी हमारी ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि कहते अगर ये एक्स एक्सिस पर टच करिए इट मीन्स कि हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एक टाइम के बाद 0 हो गई है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। हमारी फिक्स्ड कॉस्ट 0 नहीं हो सकती
उसका रीज़न हमने ऊपर देख लिया है। तो कहते हैं इस वजह से जो है हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ से जो है ऊपर उठ जाएगी और ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी। ये आपका जो है अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी हो गया। मैं आपको एक क्लियर जो है एक डायग्राम बना के दिखा देती हूँ सो दैट कि जो है आपको क्लियर हो जाए कि इस कॉस्ट वाले चैप्टर में जो है वो क्या क्या आएगा। ठीक है, टोटल कॉस्ट, देन एवरेज कॉस्ट, देन मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में अब हम दो तरह के करेंगे। कौन कौन से? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और फिर इसमें हम अब करेंगे दो तरह के, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ओके, इतना हो गया। देन अब हम मार्जिनल में आगे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, मार्जिनल में आगे कुछ नहीं आएगा, तो बस हमने ये चीज़ें करनी है। अब देखो हमने अपना शॉर्ट टर्म पढ़ लिया, क्या होता है टीसी भी पढ़ लिया, अब हमने एएफसी भी पढ़ लिया, अब रह गया हमारा ओनली एएफसी और एमसी। ठीक है, मेनली ये चीज़ें आपने करनी है इसमें। अब देखो अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, जैसे हमने उसमें देखा, इसमें भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है पर यूनिट ऑफ आउटपुट के अकॉर्डिंग हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी चल रही है उसका हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैंने 2 लेबर जो है वो और नहीं लगा ली है ना, तो 2 लेबर जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये 2 लेबर जो है वो 2 प्रोडक्ट्स जो है वो बना रही है ना, तो ये 2 टोटल लेबर, टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय जो वेरिएबल कॉस्ट है, तो मेरी कितना आ जाएगा 1। मींस पर जो इंसान है पर लेबर जो है वो एक जो है वो क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो पर यूनिट वेरिएबल जो है हमें ये बता देती है कौन? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो इसका टेबल कैसे चलेगा, तो फिर सेम आपकी आउटपुट सेम जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट सेम चलेगी, है ना। 10, 18, 24 साथ साथ में आप रिवाइज ही कर लो। ठीक है, 10, 18, 24, 28, 32, 38, 46, 62, बस इसमें हमने 2 और ले लिए, 7 और 8। ओके, और इसको भी हमने सेम ऐसे निकालना है, हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1, तो 10 आया। ठीक है, मींस टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1, तो हमारा 10 आया। अब 18 टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 2, तो 9 आ जाएगा। 3 और 24 को किया तो 8 आ गया। 7 और 28 और 4 को किया तो 7 आ गया। फिर अगेन जो सभी को डिवाइड किया तो ये जो है वो ऐसे हमारी वेरिएबल कॉस्ट आई। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि विद द इंक्रीज ऑफ यूनिट, इससे हमारा क्या हो रहा है, जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी है वो डिक्रीज होने के बाद एक लेवल पर जो है वो कांस्टेंट सी रहेगी, के बाद वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मतलब सबसे पहले वो डिक्रीज होगी, फिर एक टाइम के बाद वो एक कांस्टेंट, क्योंकि 666 है ना, तो ए ऐसे आएगी एक कांस्टेंट लेवल पर होकर फिर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स जो टोटल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो इट विल बी इन द शेप ऑफ यू शेप। ठीक है, अब इसका जो है कर्व कैसे बनाते हैं अब हम जो है वो देखते हैं। 6 यूनिट तक वो क्या करेगी, फॉल करेगी, बट 7th यूनिट पर आते ही वो क्या करेगी, बढ़ना शुरू कर देगी। क्यों बढ़ना शुरू कर देगी? क्योंकि वहाँ पर जो है अब इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर जो है वो लो लगेगा। अब वो क्या होता है वो भी मैं आपको अभी समझाऊंगी इस शेप को बनाने के बाद। ठीक है, ये देखो अब इसकी शेप देखो, इट इज़ इन अ शेप ऑफ यू शेप की तरह है वो। देखो साथ साथ टेबल देखो अपना, देखो सबसे पहले यहाँ पे एज यूजुअल आपकी आउटपुट आ गई, यहाँ पे आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गई, नंबरिंग कर ली, देन आउटपुट की नंबरिंग कर ली। देखो जब आपका 1 यूनिट था तो 10 बन रहा था। ठीक है, दैन जब आपने इंक्रीज़ कर दी तो अब आपकी कितनी आ गई, 9 आ गई। ठीक है, दैन 8, फिर करते करते ज़्यादा बना लेना, यहाँ पे 6.1 फिर करके इंक्रीज़ हुई, यहाँ पे 666 पे चल रही है, फिर अगेन जो है वो इंक्रीज़ होकर कितने में आ गई, जब आपकी यूनिट 8 हुई तो वो इंक्रीज़ होकर कहाँ तक चली गई थी, 7.7 तक। ठीक है, विच मीन्स यहाँ तक चली, उसके बाद वे जो है इंक्रीज़ होती जाएगी, इसलिए इट इज़ इन द शेप ऑफ यू। ठीक है, अब समझ लग गया आपको, ये इसलिए यू शेप हुई क्योंकि इस पे जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो लग रहा है। ठीक है, अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है मैं आपको ज़रा समझाऊँ। वैसे तो आप ये 7th चैप्टर में करके आओगे, बट अगर मैंने एक्चुअली इस पर अभी वीडियो बनाई नहीं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है
वो मेनली 3 चीज़ों पे जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, ये चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहला है इंक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, इसका मतलब है इंक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, मतलब जो हमारी प्रोडक्शन या फिर होगी वो हमारी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी। दूसरा आता है हमारा कांस्टेंट रेट पे बढ़ेगी। और तीसरा हमारा लो आता है कि इंक्रीज होगी बट इन डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, मीन्स डिमिनिशिंग चीज़ पे, जैसे हमने पढ़ा ना, हमारी जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी बट इन डिमिनिशिंग रेट। अब ये तीनों चीज़ें क्या है आप बोलोगे, तो वो भी मैं समझाती हूँ। आपके पास एक लैंड है। ठीक है, मानो आपके पास एक लैंड है और उस पर जो है, अब आप 2 हेक्टेयर आपके पास लैंड है, उस पर जो है आपने एक लेबर जो है वो लगाई और वो जो है उसके ऊपर वीट की है जो वो प्रोडक्शन कर रही है। ठीक है, अब आपका बिजनेस जो है वो अच्छा खासा चल पड़ा है ना, तो आप मतलब बिजनेस से समझो आप। ठीक है, इसको तो आपका जो वीट का जो ये प्रोडक्शन है वो अच्छा खासा चल पड़ा, तो आपने कहा कि अब मैं जो है एक लेबर जो है वो और लगा दूंगी। ठीक है, मैं आपने जो है एक और लेबर लगा दी, तो आपके पास अब 2 लेबर जो है इस पे ऊपर काम कर रही हैं। ओके, तो अब जो है आपकी प्रोडक्शन या आपकी वो सारी चीज़ें इंक्रीज़ होंगी विद द फर्स्ट बात जो है वो बोल रहा है कि फर्स्ट टाइम जो है वो इंक्रीज़ होगी विद द इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, इंक्रीजिंग रेट के ऊपर जो है वो अब सारा कुछ इंक्रीज़ होगा। अब आपने जो है एक टाइम एक लेबर और लगा दी, तो है अब आपका जो अच्छा खासा 2 लेबर ही इसके ऊपर चाहिए थी और 2 लेबर जो अच्छा सा काम कर रही हैं, पर आपने कहा नहीं नहीं मुझे और प्रोडक्शन चाहिए। ठीक है, तो आपने एक लेबर और लगा दी, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब जो है आपकी जो रिटर्न्स है वो कांस्टेंट ही अब रह गई। ठीक है, मीन्स इतना जो है वो फ़र्क नहीं पड़ा कि एक लेबर और लगाने से ना तो प्रोडक्शन ज़्यादा हुई और ना ही प्रोडक्शन जो है वो कम हुई, वो कांस्टेंट ही रही क्योंकि 2 बंदे अच्छा खासा काम ऑलरेडी कर रहे थे। ठीक है, तो आपने कहा कि शायद लगता है तीसरा बंदा इतना काम नहीं अच्छे से कर रहा। ठीक है, तो आपने क्या कि एक लेबर और लगा दी इसके ऊपर, इसी बिजनेस के ऊपर। अब वो 4 लेबर जो है वो काम उतना ही कर रहे हैं जितना 2 लोग कर रहे हैं, तो वो 2 लोग जो है वो एक्स्ट्रा है ना। तो मीन्स अब जो है आपकी प्रोडक्शन जो है, मतलब 2 लोग अच्छे खासे काम कर रहे थे, अब 4 लोग सगों मिलकर और भी अच्छा काम नहीं करेंगे, बिकॉज लैंड तो आपकी एक ही है, इसके आप चाहे 10 लेबर ही क्यों ना लगा दें, इसकी आप पे कोई जो है वो आपका जो है कोई भी इससे फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि आपकी कॉस्ट जो है वो 4 लेवल की जा रही है और आपकी जो प्रोडक्शन है वो 2 के मुताबिक होकर आ रही है ना। तो इससे अब आपका क्या होगा, नुकसान होगा, है ना, क्योंकि आपके जेब से पैसा ज़्यादा जा रहा है बट आपकी प्रोडक्शन इतनी आ नहीं रही, तो आपकी अब जो कॉस्ट होगी वो इंक्रीज़, अब जो है वो आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब जो है वो इंक्रीज़ होगी बट इन एट अ डिमिनिशिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। थर्ड है समेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट में जो है, अब हमने जैसे हमने लास्ट में जो है टोटल कॉस्ट की थी ना, उसके ऊपर हमने एवरेज कॉस्ट और वो तीनों इकट्ठे बनाए थे, है ना। इसी तरह हम जो एवरेज कॉस्ट में भी अब क्या करेंगे, अपना AFC और AVC जो है दोनों चीज़ें हैं वो ड्रॉ करेंगे। AC, AFC और AVC तीनों चीज़ें जो है वो हम अब ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो ये वाली आपने मेजरमेंट से नहीं करनी है, ऐसे ही करनी है। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर जो है आपकी आउटपुट आ गई, यहाँ पे आपकी AC, AVC और AFC आ गई। ठीक है, सबसे पहले ये देखो, ये जो एवरेज कॉस्ट है वो यू शेप्ड है। ठीक है, आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ये रही, और आपकी ये वाली कॉस्ट। तो ये आपने तीनों चीज़ें हैं जो वो इकट्ठे बना लेनी है, और एक पॉइंट आपने ये बना लेना जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक उससे पहले वाला और एक उसके बाद वाला। ठीक है, कि जब ये डिक्रीज़ हो रही है, ये इंक्रीज़ हो रही है, ये कर्व ले रही है, तो एक यहाँ पे बना लेना, एक यहाँ पे जब वो स्टार्ट, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा यहाँ पे भी बन सकता है। ठीक है, तो ये